ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेहतर नंबर दिला सकता है। बोर्ड में इस समय जान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर इससे आते हैं। काफ़ी वेटेज चैप्टर है ये, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आप लोग जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे क्लास 12th में एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपको नंबर तो देगा ही देगा, लेकिन नंबर के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। आपको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में बायोलॉजी से आप कैसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसी क्रम में हम आप लोगों को बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में होता क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और आप लोग जानते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, यह बायोटेक्नोलॉजी शब्द का अर्थ जो है, यानी हम इसको कैसे प्राप्त किए हैं, तो दो शब्दों से मिलकर हम इनका निर्माण करते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जैसे बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो ये दो शब्द से मिला है। पहला है बायोलॉजी, दूसरा है टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी में दो शब्द आ गए, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। अर्थात हम इसमें ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी का अध्ययन तो हम करते ही करते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं बायो का, यानी कि द स्टडी ऑफ बायो का अध्ययन करना, तो अच्छी बात है। बायो का अध्ययन हम लोग करते हैं। आप इसमें देखते हैं कि दो फैक्टर पाए जाते हैं, दैट इज द बायोटिक, अनदर थिंग इज द एबायोटिक। बायोटिक जो पाया गया उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स की, और एबायोटिक जो होता है इसमें हम लोग नॉन लिविंग की बात करते हैं। लेकिन जब बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी अपने बायोलॉजी को, अपने इस विज्ञान को जब आप टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, उस अध्ययन को, उस मेथड को, उस ट्रिक को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हुआ कि हमको जानना क्या है कि बायोलॉजी जो होता है, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है स्पेशली है क्या, एक ऐसा टेक्निक होता है। उस टेक्निक में हम करते क्या हैं, यूज करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या कोई एनिमल हो, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल के अंदर पाए जाने वाले कुछ एंजाइम हो, उस एंजाइम के माध्यम से हम अपने उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन सब चीजों से मिला करके क्या करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं, और उस प्रोडक्ट का यूज कौन करे, ह्यूमन करे। अर्थात हम इसके डेफिनेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे तो ऐसे आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी जीव जंतु या किसी एनिमल्स के अंतर्गत पाए जाने वाले, या डायरेक्ट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हम उसका प्रयोग करें और कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दें, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दें जिस प्रोडक्ट का यूज कौन कर सके, मानव कर सके, यानी इंसान कर सके, ह्यूमन कर सके। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, आप जानते होंगे। लैक्टोबैसिलस जो होता है, अब इसको आप देखिए, यह एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका यूज कहाँ पे होता है, दूध से दही बनाने में। अब आप सोचिए कि अगर हमको दही बनाना है तो कहीं ना कहीं इस बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने एक बर्तन ले लिया और उस बर्तन में मान लेते हैं कि दूध रख दिया है, मिल्क रखा हुआ है कंप्लीट पास्चुराइज। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अगर इसमें ला करके आपने एक थोड़ा सा मात्रा में आपने इसमें कर्ड डाल दिया या दही डाल दिया है, आप सोचिए उस दही में लैक्टोबैसिलस की मात्रा बहुत ज्यादा है, लाखों हजारों इसमें आ गए हैं, और जैसे ही ला करके दूध से मिलेंगे अपनी संख्या को रेप्लिकेट कर लेंगे, इतना ज्यादा लैक्टोबैसिलस इसके अंदर बन जाएगा, और ये क्या करेंगे, इस पूरे दूध को कोआगुलेट कर देंगे, जमाने का काम करेंगे, और कुछ समय बाद ये देखेंगे कि पूरा का पूरा दूध हमारा कन्वर्ट हो गया, किसमें, दही में बदल जाता है। यानी हमने देखा कि हम बायोलॉजी में, हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या कहा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसका प्रयोग करें और कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दें जो मानव उसका यूज कर सके। अब हमने कहा लैक्टोबैसिलस यह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम इसको उठाकर लाए और कहाँ पे डाल दिया, दूध में डाल दिया। अब दूध में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने दूध में डाला, पूरा का पूरा दूध बन गया दही में। अब उस दही का प्रयोग कौन करेगा, ह्यूमन करेगा।
यानी हमने देखा ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग कर करके हमने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जिस प्रोडक्ट का यूज हम मानव जाति करते हैं, ह्यूमन करते हैं। तो इसी को बायोटेक्नोलॉजी इसका क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है और इसी का यूज हम लोग करते हैं। तो डेफिनेशन में हमने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल या उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जिस प्रोडक्ट का यूज ह्यूमन करता है, यानी हम लोगों के यूजफुल के लिए जिम्मेदार होता है। हम फिर बात करेंगे इसमें कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग, तो इसमें एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है कार्ल इरेकी। कार्ल इरेकी साहब 1919 में सबसे पहली मरतबा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या और उसके बारे में बताने का प्रयास किया। और इन्होंने अपनी भाषा में बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि इसमें कर्ड है, दही है, ब्रेड है, वाइन है, ऐसे तमाम प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं और इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं जिस प्रोडक्ट का यूज हम आप करते हैं। अब कर्ड का यूज हम यहाँ करेंगे, ब्रेड भी हम आप यूज करेंगे, वाइन का भी यूज ह्यूमन ही करता है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखी जाती हैं। तो कैसे बनी होंगी, ये जितनी भी चीजें होती हैं माइक्रोब्स मेडिएटेड होती हैं, यानी माइक्रोब्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और ये हम लोगों के लिए यूजफुल होता है। तो यानी अब जनरली आप ऐसे तो है नहीं कि आप बैठ गए किसी गगरी में और बनाना शुरू कर दिए, नहीं। हम आप जब ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में आप इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसका यूज हम आप कर लेते हैं। नॉर्मली नहीं है कि जो है कल्लू खेतों में जो है लेकर के जो है गन्ना उन्ना बो रहे हैं, वहीं पे आप गए बना दिए, दही तैयार हो गया। तो ऐसा संभावनाएं बहुत कम होती हैं। हम जब ये चीज प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए और आपको टेक्नोलॉजी को लेकर के, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज देखिए तो हमारा लगभग 70% बायोलॉजी कहीं ना कहीं इसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। ये बहुत ब्रॉड क्षेत्र है। इस ब्रॉड क्षेत्र में आप जान लीजिए कि हमारा बायोलॉजी पूरा का पूरा क्या हम कह सकते हैं, साइंस इस पे डिपेंड हो गया है। अब आप देखेंगे तो इसी का प्रयोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, तब हम आप देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब भी बनाया जा सकता है। इसमें हम जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट भी तैयार करते हैं। यानी अभी आप देखेंगे आएगा आगे आपको मिलेगा बीटी कॉटन, एक फसल आपको मिलेगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बैसिलस थोरिनजेनेसिस नामक एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले उस क्राइजीन को निकालते हैं, उस बीटी जीन को निकालते हैं और उसी बीटी जीन को किसी न किसी पौधे के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उस पौधे के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वह बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को सह सकता हो, बहुत ज्यादा रेन को सह सकता हो, ड्राई कंडीशन को सह सकता हो। ऐसी अवस्थाओं को सहने की क्षमता जो उस बैक्टीरिया में था जिसके अंदर क्राइजीन मौजूद था, अब वही क्राइजीन जब हम किसी पौधे के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वही सेम कैपेसिटी हम उस प्लांट के अंदर देखते हैं। तो ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्निक है, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर पा रहे हैं। फिर हम आप बताएंगे अब आप करते क्या है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये किसी भी मानव के अंदर जीनोटाइप फिनोटाइप को परिवर्तन यानी चेंजेस करने की क्षमता भी रखता है। अब आप सोचिए कि आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर के ज्ञान को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हम उसके हेयर स्टाइल को बदल दें, कलर को चेंज कर दें, तो ये संभावनाएं बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं, ऑफ कोर्स बन सकती हैं। बायोटेक्नोलॉजी इसी के लिए तो जाना जाता है। तब होता क्या है, इसके लिए एक संस्था है EFB जिसका नाम होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यह एक ऐसी संस्था होती है जिसने अपना तो बहरहाल अपना मॉडर्न डेफिनेशन भी दी है। इसने मॉडर्न डेफिनेशन में इसने बताया अपनी बातों को, कहा है कि वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी एक प्रकार से इंटीग्रेशन है। किसका समायोजन है, इंटीग्रेशन है साइंस, नेचुरल साइंस का, जो प्रकृति विज्ञान है उसका, और साथ ही साथ अपने ऑर्गेनिज्म या उसके सेल या उसके पार्ट का एक समायोजन है, जिससे हम एक नया प्रोडक्ट तैयार कर पाते हैं और उस प्रोडक्ट का यूज कौन करता है, ह्यूमन करता है। लेकिन एक संस्था एक काम और करती है, ये इस चीज पर भी केयर करती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो करने वाली बात इसमें यह हो गया कि आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के हेयर स्टाइल को, आंख को, नाक को, कान
कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये कंपनी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में आंख यहाँ लगाना चाहते हैं, गाल पे, तो क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। पता लगे कि ये संस्था ना हो और आपने किसी व्यक्ति के नाक को उठा के यहाँ पे कपड़े लगा दिए, अब पता लगे वहां से वो रिस्पायरेशन कर रहा है, सुनसान रहा है, कान यहाँ उठा के कान उसके गाल पे लगा दिया है, उसको चेहरा उसका अजीबोगरीब बना दिया गया है, पता लगा नाक जो एक लिमिटेड अवस्था में होनी चाहिए उस नाक को आप यहाँ से कम 5 मीटर कर दिया है। अब नाक को जो खुजलाना जो सीधे दीवार से यही टकराया, 5 मीटर दूर भी जाके नाक खुजला के चले आए। तो ये अवस्थाएं ना बने, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो कि उसको, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने उसके साइज को फैला दिया है, वो अपने अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और साइज को फैला दिया है, अब पता लगे उसको दरवाजे से निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये अवस्थाएं ना हो, इसीलिए ये संस्था जो है इसने कहा कि भाई हम भी तो ऊपर बैठे हैं, हम आपको देखेंगे, हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे यदि आपने ऐसा कोई काम किया है। किसी नॉर्मल व्यक्ति को आपने बिल्कुल बना दिया है 50 कुंटल का, तो भी वो देखेगा। किसी नॉर्मल व्यक्ति के नाक को छोटा जो था उसको आपने फैला दिया 10 मीटर का, तो भी चीजों पर कंट्रोल करेगा। ये अभी एक संस्था है जो ऐसे सभी सिस्टम को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने यहाँ को रिसर्च करते हैं, उनको ये गवर्न करता है और देखता है कि आप वो काम करेंगे जो किसी इथिकल मर्यादा के ऊपर ना जाएंगे, नैतिकता के आप अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। नॉर्मल अवस्था में काम करेंगे और नैतिकता के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के शरीर के भाग के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे। नॉर्मल जैसे आप आम जीवन जीता है ठीक उसी तरह आप जिएंगे, अपना एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो इसके लिए हमारा संस्था जाना जाता है। उसके बाद में हम लोग जब आगे से बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का जब प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको 2 अवस्थाओं में इसको कंट्रोल करना है। एक होता है, आप जानेंगे बेटा, एक हम कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, दूसरा आप कह सकते हैं कि हम इसमें कह सकते हैं क्या, स्टेरिलाइजेशन मेथड। अब आप देखेंगे, मैंने आपसे बताया कि हम पहला क्या कह सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाम ही से क्लियर है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो रहा है। अब जैसे इंजीनियर साहब होते हैं तो इंजीनियर साहब क्या करते हैं, जाते हैं रोड पे, देखते हैं कि भैया कितना मिट्टी है, कितना छर्री है, कितना बालू है, कितना लाल बालू है, ये सब चेक करते हैं। यानी कहीं ना कहीं उसके उस रोड को एक नई रूप, नई ढांचा, नई संरचना प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग हम इसमें करते क्या है, जो हमारे अंदर जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं, यानी हम डीएनए और आरएनए जो होता है इसमें चेंजेस कर देते हैं, इसमें कुछ बदलाव करते हैं। जैसे मान लो हमारा डीएनए है, इस डीएनए पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जीन पाया गया है, हम चाहते हैं कि इस जीन में ये वाला जीन किसी व्यक्ति के अंदर डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति की हाइट बढ़ जाती है। तो बताइए हमको, हम चाहेंगे, दुनिया का हर व्यक्ति चाहेगा कि किसी तरह इस जीन को हम निकाल लें। तो यानी हम इस जीन को निकालेंगे, किसी व्यक्ति के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उस जीन का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, अपनी कॉपी तैयार करेगा और उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जैसे ये जीन पनपेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर उस हाइट की क्वालिटी को डेवलप कर ले जाएगा। इसी क्वालिटी को ये कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब किसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर मौजूद कोई ऐसा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस या हमारा डिजायर जीन होता है, इसको कट करना, कट करके किसी दूसरे होस्ट के अंदर उसको पेस्ट कर देना, उसकी संख्या को रेप्लिकेट करवा देना और उस क्वालिटी को डेवलप करवा देना, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में उसका जीनोटाइप, फिनोटाइप कुछ चेंजेस आपको दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और इस मेथड को सफल बनाने के लिए दूसरा मेथड ये हो सकता है कि उसको स्टेरिलाइजेशन करिए। स्टेरिलाइजेशन करिए। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या हो ये भी बता देता हूँ। स्टेरिलाइजेशन का मतलब हुआ कि उसके अंदर कोई और कंटामिनेशन नहीं जाना चाहिए। जब आपने इस बर्तन में मान लेते हैं कि उस जीन को रख दिया है, जो जीन आप चाहते थे, डिजायर जीन है आपका, एलियन जीन है आपका, इस जीन को ला करके आपने यहाँ पर रख दिया। अब आप सोचिए कि अगर कहीं ना कहीं अगर आप इसको चारों तरफ से घेरा बना के नहीं रखेंगे तो पता लगेगा कि इसके अंदर चारों धूल चला आया है, पत्थर कंकड़ चले आए हैं, कोई दूसरा एनिमल का जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ना होने को पाए। पता लगे कि आप बना रहे थे उस व्यक्ति के शरीर में कि इस जीन के माध्यम से किसी व्यक्ति की आंख ब्राउन कलर की हो जाए, हम चाहते थे। अब पता लगा है कि आपने देखा कि इसके अंदर कंटामिनेशन चला आया है। अब पता लगा आंख ब्राउन छोड़ो, आंखें नहीं बना वहां पे,
तो ये भी व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा यदि आपने स्टेरिलाइज नहीं किया है। तो ये टेक्नोलॉजी जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंस है उतना ही खतरनाक भी है। जिस तरह से आप देखते हैं कि जो चीज जितना इम्पोर्टेंस होता है, जितना बेनिफिशियल हमारे लिए होता है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है। जैसे कुकर है, कुकर में आप देखते हैं तो खाना आपको मुश्किल से 5-7-10 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। लेकिन सोचिए कि अगर 5 मिनट में जब तक आप ब्रश करके बाहर से आते हैं तब तक 4 सीटी मार के बुला लेती है आपको, चुम्बन तैयार हो गया, रेडी, आपका तहरी तैयार है। अब सोचिए कि अगर वो इतना जल्दी आपको तैयार भी कर देता है, लेकिन कहीं अगर विस्फोट हो गया तो जीवन भी साफ कर देता है। तो कहीं ना कहीं कुकर जितना ज्यादा हमारे लिए प्रेशर कुकर इंपॉर्टेंस है उतना ही खतरनाक भी होता है। ठीक उसी तरह से यह टेक्नोलॉजी जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना भी खतरनाक है अगर आप उसका केयर नहीं प्रॉपर करते हैं। तो अगर आपने उसके ऊपर जितना भी आपको वर्कआउट करना है वो अगर प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है। तो हम बता रहे हैं इसमें कि बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए हम दो इसमें भाग में विभाजित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हमारा होता है स्टेरिलाइजेशन मेथड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने देखा कि हमारे जेनेटिक मटेरियल पर उपस्थित कोई भी स्पेसिफिक जीन है उसको कट करना, किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा देना और फिर अपनी जो क्वालिटी उसके अंदर उसको डेवलप करवा देना। स्टेरिलाइजेशन मतलब हो गया कि जो जीन आपने उसमें रखा है उस जीन पर कोई कंटामिनेशन, कोई गंदगी, कोई भी उसमें मिक्सचर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ प्योर होना चाहिए, जिससे वो हमको उस जीन को इंट्रोड्यूस करवाने में, उसकी संख्या इंक्रीज करवाने में कोई आप दिक्कत ना है। तो इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं। अब ऐसे ही इसमें हम आगे इसमें सीखेंगे, जब इसमें आगे आप देखेंगे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जिससे इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, क्या प्लाज्मिड क्या है, क्या जीन क्लोनिंग क्या होता है, फिर इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, इसमें जीन ट्रांसफर क्या होता है, जीन पूल क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, उसमें भी इंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, ऐसे तमाम चीजें बताएंगे। जैसे सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा था तो उसमें आप बता देंगे कि एक बैक्टीरिया था, उसका नाम क्या था, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के अंदर एक ऐसा जीन पाया गया था जो जीन कोड करता था किसके प्रति, रेजिस्टेंट होता था वो एंटीबायोटिक्स के प्रति, जिसको सबसे पहले आप देखे होंगे तो उसको बताया था किसने, स्टैनली कोहेन और हार्बर्ट बॉयर नामक दो साइंटिस्ट थे 1972 में, 1972 में द फर्स्ट ऑफ ऑल हार्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन इंट्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहली मर्तबा जिन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में देखा था। तो ये तो अलग बात है, अभी आगे ब्रॉड क्षेत्र में मैंने कहा ना ब्रॉड है, ब्रॉड बहुत बड़ा है चैप्टर और बहुत ही ज्यादा इसमें आपको ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि आप सीधा इससे कनेक्ट हो पाएंगे टेक्नोलॉजी से, अपने दैनिक जीवन में जोड़ पाएंगे कैसे किसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैंने आज छोटा सा अध्याय आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि क्या होता है बायोलॉजी, क्या होता है उसमें टेक्नोलॉजी जोड़ देने पर कैसे बदलाव दिखाई पड़ते हैं, तो तमाम चीजें इतना है। तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे तो थोड़ा कनेक्ट हो पाएंगे और इसी तरह से आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को शिव उपाध्याय बायो क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम आपके प्रॉब्लम्स को, आपके क्वेश्चन को समझ पाएँ, देख पाएँ और उसका जवाब भी दे पाएँ। तो इतना पढ़िए, ऐसे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। इससे आगे